हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया पुराने प्लेलिस्ट में जा करके पुराने लेक्चर को हमारे देख लें थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, तो आज का बेटा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा हाईली कंफ्यूज होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो टोटल देखो, हम लोगों ने अभी तक जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है उसमें हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी डिस्कस किया है, इंथैल्पी को डिस्कस किया है, इंट्रॉपी को डिस्कस किया है, और बेटा ये लास्ट पैरामीटर्स है गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये नाम काफ़ी टेक्निकल है, इसमें बच्चों को काफी ज्यादा हाईली कंफ्यूजन होता है। ओके, क्योंकि ये कहीं से भी इसका लिंक समझ में नहीं आता है कि फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो ये अपने आप में एक काफी टेक्निकल टर्म है। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी ये भी हमारे पास क्या ना कि स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम टेम्परेचर के माध्यम से स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करते हैं। सपोज हमें रिएक्शन को कराना होगा तो हमें टेम्परेचर को कितना रखना होगा, तो ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी से मालूम चलता है बच्चे। तो गिब्स फ्री एनर्जी सिंपली कहना है कि विच टेल्स अबाउट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, यानी हमें स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है बच्चे। क्योंकि एंट्रोपी भी स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करता है या फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है, बट उसमें बेटा कंफ्यूजन ये होता था कि उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग बहुत वास्ट होता है तो सराउंडिंग चीजें हमारे पास फिक्स नहीं होता है। बट ये गिब्स फ्री एनर्जी कहना है कि हमें स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। ओके, और इसमें कहना कि टेम्परेचर भी हमारे पास फॉर्मूले में आता है, तो हम टेम्परेचर को कितना कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, प्रोसेस को कैसे स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं बेटा। तो ये सब कुछ मिला करके स्पॉन्टेनियस के बारे में प्रिडिक्ट करता है। और दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो इसमें वेस्टेज एनर्जी होता है ये इसको यूजफुल वर्क में भी कन्वर्ट करता है बच्चे। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेटा देखो सिंपली इसका दूसरा नाम और भी लिख सकते हो, यूजफुल वर्क। इसको अनदर क्लास 12th में गिब्स फ्री एनर्जी या फिर इसको यूजफुल वर्क, या फिर बेटा इसको यूजफुल वर्क या फिर इसको मैक्सिमम वर्क भी डिनोट किया जाएगा, मैक्सिमम वर्क। तो अभी आपके सिलेबस में सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी से ज्यादा पूछा जाता है। क्लास 12th में बच्चे यूजफुल वर्क हो गया या फिर मैक्सिमम वर्क से भी चीजें पूछा जाता है। तो मैक्सिमम वर्क हो गया या फिर यूजफुल वर्क हो गया, ये तीनों नाम बेटा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का ही नाम दिया गया है। ओके, तो आओ जरा देखो इसमें क्या लैंग्वेज मेंशन किया गया है, जरा एक बार समझते हैं। देखो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से नोट कर सकते हो। तो मैं इसको देखो बेटा प्रैक्टिकली इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा इसमें गिब्स फ्री एनर्जी में सिंपली देखो लैंग्वेज कुछ ऐसे आता है। इसमें मैंने दो स्टेटमेंट मेंशन किया है गिब्स फ्री एनर्जी। तो एक तो सिंपली आप ये मेंशन कर सकते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी विच हेल्प्स द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। दूसरा बेटा इसमें क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी रिफर्स टू कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। तो सिंपली कहना है कि सिस्टम का जो हमारा कैपेसिटी है उसको हम किसी यूजफुल वर्क में तब्दील कर दें, तो इसको बेटा बोलते हैं यूजफुल वर्क या फिर गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। देखो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई भी अगर वेस्टेज एनर्जी है, सपोज जैसे इस समय ठंडी का टाइम बेटा चल रहा है, तो ठंडी के टाइम में स्पेशली कहना जो हम लोग पानी को गर्म करते हैं। अब पानी जो गर्म हो रहा है, जो इसमें से भाप बन के निकल रहा है, तो उस एक्स्ट्रा जो हीट है उसको अगर मैं किसी दूसरे काम में तब्दील कर दूं, तो इसी कैपेसिटी ऑफ सिस्टम को बेटा बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। या स्पेशली जो हीट बन के रिलीज होते हैं जो वेस्टेज में, उसको हम किसी न किसी दूसरे काम में तब्दील कर ले। जैसे उस पानी को जो हमारा भाप बन के निकल रहा है उसको हम सिंपली कुछ ना किसी वर्क में तब्दील कर दें, तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। यानी वेस्टेज एनर्जी को आप सिंपली वर्क में तब्दील कर दो, यही गिब्स एनर्जी कहलाता है बेटा। अब देखो स्पेशली क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है G इक्वल टू H माइनस TS होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन G इक्वल टू H माइनस TS हो गया। अगर इसको तुम्हें स्टेट फंक्शन के माध्यम से अगर चेंज निकालो बेटा, अगर चेंज निकालोगे तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोलते हैं। डन। तो बच्चे अगर हम चेंज में अगर निकालेंगे तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आता है। तो इस इक्वेशन को डिजाइन किया था हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, तो इसका नाम आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आता है। ओके, तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी सिंपली ये टेल्स अबाउट करता है स्पॉन्टेनियस के बारे में बताएगा, और जो सिस्टम की जो वेस्टेज एनर्जी है उसको यूजफुल वर्क में तब्दील करना ही गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है बच्चे। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो सिग्निफिकेंस अगर मेंशन किया जाए तो इसमें हम स्पॉन्टेनियस कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें स्पॉन्टेनियस बेटा हम लोग ऐसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो पहला केस ऐसे है, अगर डेल्टा G लेस देन 0 हो जाए, एंट्रोपी से ठीक बेटा उल्टा होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेटा बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। डन। अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 हो जाए
तो बेटा इसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये इसका सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा बेटा इसमें कंडीशन है डेल्टा जी इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसको बोला जाएगा एट इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? एट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये आप अलग सेटिंग डाल सकते हो, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी में लिख सकते हो को। तो डेल्टा जी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो एट इक्विलिब्रियम है। तो बेटा ये ठीक इसका उल्टा प्रोसेस होता है। तो बेटा एंट्रोपी के टर्म में ठीक इसका उल्टा आता है। अगर एंट्रोपी अगर हम मेंशन करेंगे तो एंट्रोपी में डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 आता है। तो डेल्टा एच टोटल में सिंपली सिस्टम एंड सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 है तब स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। ओके, तो इसमें आप ये भी एक बार रिकैप कर लो। बेटा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी के टर्म में। तो अगर एंट्रोपी में रैंडमनेस ज्यादा है या उसमें समझो बिखरावपन ज्यादा है तो डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 यानी उसमें सिस्टम सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 है तब स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा। दूसरा बेटा इसमें कंडीशन आता है डेल्टा एच टोटल लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस आता है। ओके, और इसमें डेल्टा एच टोटल इक्वल टू 0 तो ये एट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। डन। तो ये बच्चे आपका सिग्निफिकेंस हो गया एंट्रोपी के टर्म्स में और ये सिग्निफिकेंस है गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में। अब बच्चे हम लोग इसमें सीखेंगे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो आप इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें इसको। तो बेटा देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मार्क्स में ये ऑब्जेक्टिव पूछता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी। तो टेम्परेचर में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है फिजिबिलिटी को लेकर के। तो देखो इसमें कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार जब हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो बेटा डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव होगा। इसमें हमने क्या मेंशन किया है? एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। दूसरे वाले केस में एंडोथर्मिक के लिए हमारा क्या होगा? समझो सपोज कह रहा कि अगर हमें कोई स्टार्टअप करना है या कोई कंपनी स्टार्टअप करना है तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हम टेम्परेचर को इसमें कितना रखें, यानी लोअर करें, हायर करें, मॉडरेट करें, क्योंकि ऐसे तो हमें रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि कितने टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट होगा। ओके, तो देखो इसमें एक एक करके इसका। तो बेटा डेल्टा जी को हम लोग कैसे स्पॉन्टेनियस प्रेडिक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है गिब्स फ्री एनर्जी वाले पैटर्न पे, क्योंकि यदि सपोज हमें कोई रिएक्शन को ये पता करना है कि हमें कितना टेम्परेचर दें ताकि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाए या फिर बेटा फिजिबल हो जाए। ओके, तो अब जरा देखो इसमें हमने दो केस में इसको मेंशन किया है। तो जनरली ये वाले केस पॉपुलर होते हैं, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच बेटा निगेटिव होता है। अब एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम एक बार एंट्रोपी को पॉजिटिव यूज कर लेते हैं और एक बार एंट्रोपी को निगेटिव यूज कर लेते हैं, तब हम कैसे रिएक्शन को प्रोसेस को फिजिबिलिटी बना सकते हैं बेटा। ये मेरा बताने का पर्पज इसमें है, क्योंकि इसमें हमारे पास टेम्परेचर भी है। अब देखो एंट्रोपी पॉजिटिव का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है जनरली या तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा होगा या तो लिक्विड से गैस में जा रहा होगा, क्योंकि इन्हीं में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास देखो सिचुएशन कुछ ऐसे है कि डेल्टा जी को देखो निगेटिव बनाना है, तो हम किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी को निगेटिव बना सकते हैं ताकि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस बेटा हो सके। तो एक्सोथर्मिक है तो ये हमारे पास निगेटिव आएगा, ये फैक्टर निगेटिव है। अब देखो TDS यानी ये भी हमारा फैक्टर बेटा पॉजिटिव है। ओके, तो अब इसमें तुम टेम्परेचर चाहे कुछ भी रखो, आप टेम्परेचर कुछ भी रखोगे। सपोज एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लो कि मैंने डेल्टा एच को -30 किलो जूल पर मोल यूज किया, टेम्परेचर को 30 यूज किया, तो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है तो ये -30, ये माइनस मान लो सपोज 50 टेम्परेचर है तो -80 आएगा बेटा। तो इस वाले केस में कह सकते हैं कि हर एक टेम्परेचर पे प्रोसेस क्या ऐसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं इस वाले का कंक्लूजन लिख सकता हूं, फॉर एनी टेम्परेचर प्रोसेस इज या रिएक्शन इज फॉर एनी टेम्परेचर प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये इसमें आप मिनट लिख सकते हो। ओके, यानी इस वाले कंडीशन में देखो रिएक्शन हमारा चाहता है कि एक्सोथर्मिक रहे, लोअर एनर्जी का रहे और टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे रखोगे, अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है समझो, तो हर एक केस में क्या होगा ना, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बेटा होगा।
फॉर एनी टेम्परेचर प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अब देखो इसका मैं बेटा सेकंड केस यूज करते हैं। सेकंड केस अगर यूज करोगे तो बी वाला केस देखो कैसे लोगे। एंट्रोपी दूसरे वाले केस में, एंट्रोपी दूसरे वाले केस में बेटा आप डेल्टा एस एक बार नेगेटिव यूज कर लो। यानी हम सपोज ये चाहते हैं कि लिक्विड से कोई रिएक्शन गैस में जा रहा होगा, या हमारे पास गैस टू लिक्विड जा रहा होगा, या लिक्विड टू सॉलिड जा रहा होगा। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे कि हम क्या टेम्परेचर रखें कि प्रोसेस हमारा फिजिबल हो जाए बच्चे, एंट्रोपी यदि नेगेटिव होगा तो देखो मेरे पास बॉस फॉर्मूला ये है। अब ये एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा इसको यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का, बेटा इस वाले केस में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टीडीएस है। तो एंट्रोपी देखो नेगेटिव इस वाले केस में है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो अगर इसमें ये वाली वैल्यू समझो, अगर मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पर TDS, अगर TDS का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कम हो जाए समझो। ठीक है, अगर इस वाली का मैग्नीट्यूड सपोज हम क्या करते हैं, देखो एक एग्जांपल समझते हैं तभी इसमें ज़्यादा क्लियर आएगा। देखो अगर डेल्टा जी हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो सपोज -30 होगा, एक एग्जूम कर लेते हैं, मान लेते हैं 30 है, तो ये -30 हो जाएगा। अब टेम्परेचर तुम सपोज क्या ना कि लार्ज रखोगे, तो -30 और मान लो टेम्परेचर सपोज आपने 60 रखा, तो -30 और +60 रखते हो तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा। तो इसमें हम क्या करना होगा, TDS का मैग्नीट्यूड क्या कर दोगे, कम कर दो बेटा यहाँ पे, यानी डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा करते हो, TDS का मैग्नीट्यूड कम करते हो, तो ऑलवेज बेटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो मैं इसमें कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। तो बेटा इसमें TDS का जो मैग्नीट्यूड है, यानी हम टेम्परेचर को कम कर दें और इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर दें, तो हमारा क्या आएगा समझो बेटा, इस केस में प्रोसेस आएगा स्पॉन्टेनियस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर अ लोअर टेम्परेचर, इस वाले केस में स्पॉन्टेनियस कब होगा, फॉर अ लोअर टेम्परेचर पे, फॉर अ लोअर टेम्परेचर, फॉर अ लोअर टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो आप इसमें आगे ऐड कर लीजिएगा, फॉर अ लोअर टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि आप इसमें टेम्परेचर को कम करोगे, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो लार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू अगर कम रहेगा तो उस केस में ओवरऑल नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर मुझे एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी अगर बेटा बढ़ रहा है समझो, ओके, तो बेटा ये एक्सोथर्मिक वाले सिचुएशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। तो एक्सोथर्मिक वाले में हम प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कैसे बना सकते हैं, या रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर अ डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। तो दो केस में है, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो गुड वेल है समझो, यानी हर एक रिएक्शन इस वाले टेंडेंसी में रहना चाहता है। तो एंट्रोपी पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक आपका प्रोसेस है, तो ये रिएक्शन पे किसी भी टेम्परेचर पे आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो हर एक रिएक्शन क्या ना ऐसे ही रहना चाहता है कि एक्सोथर्मिक रहे, मतलब लोअर एनर्जी रहे, एंट्रोपी उसकी बढ़ती रहे, तो वो प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। अब जरा देखो बेटा इसमें इंडोथर्मिक वाले में, तो इंडोथर्मिक वाले में भी एक स्टेज पे क्या ना कि इसका स्पॉन्टेनियस बनेगा। सपोज क्या ना कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि हमें एनर्जी दे करके कराना पड़ता है, तो ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं। तो इन रिएक्शन में भी हमारे पास दो सिचुएशन है, एंट्रोपी बेटा पॉजिटिव हो जाए तो इस केस में देखो कैसे यूज करोगे, तो ये डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक है, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड एंट्रोपी बेटा क्या है ना कि आपका पॉजिटिव है, तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो अब देखो डेल्टा सी बेटा मेरे को निगेटिव बनाना है, तो अब इसमें कैसे सोचोगे, अब बेटा ये टेम्परेचर क्या ना इसमें लार्ज कर दो। तो जैसे एग्जांपल से फील करते हैं, देखो मान लो कि हमने एक्सोथर्मिक के लिए 30 रखा है और टेम्परेचर हमने बहुत लार्ज कर दिया, मान लो सपोज हमने 60 रखा है, तो बेटा ये ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, -30 तो आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, फॉर अ लार्ज टेम्परेचर प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। तो बेटा इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, फॉर अ लार्ज टेम्परेचर प्रोसेस या रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डन, तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यानी एंडोथर्मिक वाले भी प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं जब आपका एंट्रोपी पॉजिटिव हो
और उस केस में टेम्परेचर हम क्या कर दे, ज़्यादा कर दे। यदि बेटा टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो समझो रिएक्शन क्या होगा ना, स्पॉन्टेनियस होगा। लास्ट टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगा, प्रोसेस अकर होता जाएगा, यानी रिएक्शन हमारी होती चली जाएगी। अब बेटा देखो इसका बी वाला केस कैसे डिस्कस किया जाए। एंट्रोपी आप मान लो, एंट्रोपी बेटा आप मान लो सपोज डेल्टा एस क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। समहाउ कोई लिक्विड से है तो स्पेशली सॉलिड में जाए या स्पेशली गैस से लिक्विड में जाए, तो उस केस में एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो इसमें क्या सिचुएशन बनेगा, तो बेटा डेल्टा जी फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस का TdS है समझो। तो अब एंट्रोपी आपका नेगेटिव है तो ये वाला पैटर्न क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला स्पेशली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हर एक केस में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। मतलब ऐसा रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। यदि एंट्रोपी डिक्रीज करे और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये रिएक्शन कभी भी कैन नेवर बी कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चे, और ऑलवेज इसमें लिखा जा सकता है ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा ये आपके पास पैटर्न बनेगा। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आखिरी कंटेंट बचता है, रिलेशन बिटवीन के डेल्टा जी नॉट एंड Kc। इसका मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी आप चैप्टर में आगे इनकमिंग चैप्टर में इक्विलिब्रियम आएगा, आप वहाँ डिटेल में पढ़ोगे। तो मेन ये फॉर्मूला आपके बस सिलेबस में दिया गया है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में बेटा नहीं होता है। देखो इसमें कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, सिग्निफिकेंस आता है। यदि बेटा डेल्टा जी नॉट अगर ये आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा तो Kc पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर बच्चे प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर अ स्पॉन्टेनियस के लिए Kc पर क्या फर्क पड़ेगा, तो डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा। तो उस केस में बेटा क्या आएगा, Kc ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा तो Kc बेटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सपोज बेटा मेरे पास प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या करोगे, डेल्टा जी ग्रेटर देन बेटा 0 आएगा। तो इस केस में Kc लेस देन 0 आएगा। तो अगर ये लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूले में आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अगर एट इक्विलिब्रियम बेटा हो गया, क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम। तो अभी आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको और अच्छा फील आएगा। तो अब इस केस में डेल्टा जी क्या होता है, 0 होगा, तो Kc क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो बस आपके सिलेबस में इतना ही है। और एक स्टेटमेंट आता है थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। तो टोटल बच्चे हम लोग देखो 3 तरह के जनरलाइजेशन पढ़े हैं। एक 0th लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हम लोगों ने है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, फिर सेकेंड लॉ, और आखिरी बेटा आता है थर्ड लॉ आता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग्स काफ़ी ईजी लॉ मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या ना कि 0 टेम्परेचर पे द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस टेकन एज 0। और ये स्टेटमेंट दिया था नस्ट ने दिया था। तो सिंपली ये कहना चाहता है कि कोई भी अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसका 0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी बेटा क्या होगा, सिंपली आपका 0 यूज किया जाएगा। ओके, तो बेटा इसमें एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी देखो सॉलिड के 2 टाइप्स आते हैं, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आता है, एक अमॉर्फस आता है। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का बेटा मतलब ये होता है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर वो रेगुलर मैनर पे समझो कि अरेंजमेंट है तो उसका 0 टेम्परेचर पे क्या होगा ना, एंट्रोपी बेटा 0 होगा। तो देखो इस लॉ में कुछ अलग से स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको ऐसे भी फील करा सकता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास बेटा ये मार्कर है, तो ये इस रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या इसके अंदर कोई बिखरावपन दिख रहा है, क्या इसके अंदर रैंडमनेस दिख रहा है, तो इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये परफेक्टली मैनर से बधे हुए हैं। तो इस केस में इसका एंट्रोपी क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझो कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ये सिंपलेस्ट लॉ है कि 0 टेम्परेचर पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 यूज किया जाएगा। तो इस लॉ में क्या है ना कि कोई दम नहीं है, हर एक 0 टेम्परेचर पे परफेक्टली बॉडी का
एंट्रोपी जीरो होता ही है। तो बस क्या है ना कि इसमें ये नष्ट ने पहले ऑब्जर्व कर लिया, इसीलिए इसके नाम पे आ गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो परफेक्टली बॉडी का जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होना, ये थर्ड लॉ स्टेटमेंट कहलाता बेटा। तो थ्योरी वाला पार्ट मेरा पूरी तरह से डन हो गया है। अब बेटा इस पे हम लोग केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही बचा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डिस्कस किया है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TdS होता है। तो बेटा इसमें मेरा मेन इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, देखो इस पर आप प्रॉब्लम को तो रीड कर लो। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस होता है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन बच्चे दिया गया है, डेल्टा एच माइनस 95.54 किलो जूल एंड डेल्टा एस की वैल्यू दिया गया है 198.3 जूल कैल्विन इनवर्स दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो एट इक्विलिब्रियम में बेटा कैसे इसको निकालोगे, तो एट इक्विलिब्रियम ये आप कंडीशन लिख लो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी शुड बी जीरो। ओके, तो देखो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मैंने 3 तरह के पैटर्न बनाए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन पे क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है जब इक्विलिब्रियम होगा। तो अभी हम लोगों ने इसका सिग्निफिकेंस पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी शुड बी जीरो बेटा होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो डेल्टा जी जीरो आएगा, अब सबकी वैल्यू दिया गया है। देखो इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि डेल्टा एच कितना दिया गया है, -95.54 किलो जूल दिया गया है। तो आप पहले डेल्टा एच को और अच्छे से एक्सपेंड कर लो, तो ये बेटा आ जाएगा माइनस का 95.4 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, ये जूल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस एंट्रोपी जो है ना ये आपका जूल में दिया गया है, और डेल्टा एस बेटा कितना दिया गया है, -198.3 दिया गया है। डन। अब ये सारी वैल्यू आप उठा के पुट कर दो। तो अब देखो इसमें रखोगे तो ये वाला क्वांटिटी जीरो हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर सिर्फ आएगा बेटा डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, दोनों ही माइनस में है, तो ये इसकी वैल्यू माइनस रखोगे, और ये तो चलो इक्विलिब्रियम में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। डन। अब ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस माइनस कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें 10 की पावर 3 से करोगे तो डेसिमल उड़ जाएगा यहाँ से, बेटा इसमें आएगा 95.4 आएगा और डबल जीरो के साथ आएगा। ओके, तो बेटा इसमें ये वैल्यू डेल्टा एच आ गया और इसकी वैल्यू है 198.3 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आंसर उधर बेटा लिख दिया है, तो इसका आंसर बेटा आएगा 481 आता है, 481 आएगा। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर आ गया, कैल्विन में आ गया। तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कितना आ गया, 481 कैल्विन आ गया। अब तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रेडिक्ट द टेम्परेचर एट विच कंडीशंस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि कितने टेम्परेचर के बाद स्पॉन्टेनियस होगा या कितने टेम्परेचर के पहले ये नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा होगा। तो आओ जरा इसको देखते हैं। तो इसको वाले को कैसे मेंशन करोगे, तो देखो मेरे पास बेटा ये मेन इक्वेशन बॉस फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस होता है। अब तुम्हें टेम्परेचर भी मालूम चल गया। ओके, और डेल्टा जी अगर मेरे को स्पॉन्टेनियस बनाना होगा। अब देखो ये प्रोसेस बेटा कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। अब जरा देखो इसमें ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, अब ये भी आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुम ये जरा सोचो कि यदि इसको लार्ज कर दोगे आप 481 से अगर अबव कर दोगे तो समझो क्या होगा, ये तुम्हारे पास नेगेटिव है और इसको 481 से ज़्यादा कर देते हो, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हो, तो बच्चे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगा। चेक करो जरा, क्योंकि ये नेगेटिव है। सपोज मालूम चला कि ये तुम्हारे पास कितना दिया गया, -95 दिया गया है, ये हमारे पास कुछ ऐसे दिया गया है। तो ये लार्ज अबव कर दोगे तो मतलब लार्ज पॉजिटिव और लेस नेगेटिव होगा। तो बेटा उस केस में आपका सिंपली क्या आएगा कि जैसे मान लो एग्जाम्पल सपोज लेते हैं ना, ऐसे फील ही आ रहा है, जैसे मान लो कि माइनस का 30 है और प्लस मान लो कि तुमने 60 टेम्परेचर यूज किया है, तो बेटा ये क्या आएगा, ये आपके पास वो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो स्पेशली इसमें लिख सकते हो अबव देखो कंक्लूजन ऐसे निकला, अबव 481 कैल्विन। ठीक है, अगर टेम्परेचर 481 से ज़्यादा है, अगर 481 से टेम्परेचर बेटा क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा,
तो देखो 60 में से 30 जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो बेटा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डेल्टा जी। अब 481 के लिए पॉजिटिव आ गया तो कहलाएगा आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या लिख सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये देखो ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, अब सपोज मान लो बिलो, तो बिलो 481 केल्विन टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में प्रेडिक्ट करना था कि 481 के ऊपर कितने टेम्परेचर पर रखें कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बिलो क्या होगा। अब 481 नॉन स्पॉन्टेनियस है, बिलो 481 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा ये कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस है अभी तक जितना लोगों ने एंट्रोपी सीखा हुआ है। तो देखो ये सारे एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे, तो मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज बच्चों। ओके, तो देखो एंट्रोपी क्या होता है, स्पेशली आप हम सभी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। सिंपली बच्चे क्या ना कि जैसे बिखरावपन आ गया कहीं पे, तो बिखरावपन को एंट्रोपी बच्चे कहा जाता है, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। हम लोगों ने ये भी फील किया है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें मॉलिक्यूल काफ़ी कम क्लोजर टू ईच अदर होंगे। अगर लिक्विड में होगा तो थोड़े दूर हो जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, समझो क्या है ना कि दूर दूर तक फैले होते हैं। तो हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इन सारे केमिस्ट्री के स्पीसीज पे अप्लाई करना बच्चे। तो जैसे देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस है, ये लिक्विड फेज में है और ये गैसियस फेज में है। तो सिंपल फंडा है, लिक्विड से गैस पे जा रहे हैं बेटा तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर फैले होंगे। तो इसमें एंट्रोपी क्या आएगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव। यही आपको समझो साइन प्रेडिक्ट करना है। इस वाले केस में देखो I2 गैस है और इधर बेटा क्या है, I2 सॉलिड है। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बेटा नेगेटिव आ जाएगा। सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि गैस में बिखरावपन ज़्यादा, सॉलिड में क्या होंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। जहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बिखरावपन वहाँ पे सबसे लीस्ट होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेफाइट है और बच्चे डायमंड है समझो आपके पास। तो ग्रेफाइट में और डायमंड में कैसे पहचानोगे, अब जरा देखो डायमंड बच्चे क्या होता है, प्रैक्टिकली भी दिखता है कि उसके अंदर जो रैंडमनेस है समझो, या स्पेशली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का काफ़ी क्लोज होता है। जैसे आप डायमंड को फील कर सकते हो, उसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है अपने से 4 समझो कि बॉन्ड से अटैच्ड होता है, लाइक दिस कुछ ऐसे होता है। हर एक कार्बन कुछ ऐसे जुड़ा होता है, ये कुछ लाइक दिस ऐसे होता है, ठीक है। तो डायमंड जो होता है बड़ा पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब क्या है ना कि उसमें रैंडमनेस लीस्ट होता है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या है ना काफ़ी क्लोज जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट में क्या होता है ना, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर आता है। तो बेटा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ बेंजीन जैसे आता है, ओके, ये कुछ रिंग जैसे आता है। फिर ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जोड़ता है इसका, ओके। फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर को आगे ऐसे टैली करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे कई लेयर बने होते हैं बेंजीन के। तो इसमें क्या होता है ना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना कि ये लूजली हेल्ड होता है। सिग्मा और पाई केमिकल बॉन्डिंग में कौन से पढ़ाया जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है ना लूजली हेल्ड होता है। तो अब जरा नोटिस कर लो, अब ग्रेफाइट है तो लूजली हेल्ड है, और डायमंड क्या ना स्ट्रॉन्गर है। तो इधर आपका बिखरावपन क्या है, लिस्ट हो रहा है। अगर लिस्ट होगा तो डेल्टा एस क्या शो करोगे, निगेटिव से शो किया जाएगा। इधर देखो बेटा यहाँ पे सल्फर का जो फॉर्म है सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पर 0 केल्विन से 110 केल्विन की ओर जा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहे होंगे वो काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे, उसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब कि अट्रैक्शन क्या हो गया, लीस्ट हो गया। अट्रैक्शन लिस्ट तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो बेटा इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। इधर जरा देखो, ये समझो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको आप बेटा इंपॉर्टेंट ले लो, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। देखो बेटा यहाँ पे पहले समझो हाइड्रोजन क्या ना बिखरे हुए थे, तो ये वाला फॉर्मेट कुछ ऐसे है। पहले 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो मतलब दोनों हाइड्रोजन टूटा हुआ है। अब ये समझो क्या ना है कि इसको ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया H2 में। अब बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बनने का मतलब जानते हो, ये प्रैक्टिकली एग्जांपल है भाई। बॉन्ड तभी बनता है जब 2 चीजें या 2 बॉडी या जब 2 ऑब्जेक्ट पास आते हैं, तो मतलब अट्रैक्शन हो रहा है उनके बीच में, तभी तो बॉन्डिंग होता है। जैसे शादी ब्याह भी होता है तो अट्रैक्शन से ही तो सारी चीजें हो रही होंगी यहाँ पे, तो अट्रैक्शन से पास हो जाएंगे, और पास होने का मतलब बिखरावपन कम हो जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। तो पहले समझो कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या ना कि ओपन थे, बिखरे हुए थे। अब क्या ना कि ये केमिकली बॉन्डेड हो गया, केमिकली बॉन्डेड हो गया तो इसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया इसमें। तो डेल्टा एस बच्चे क्या आएगा इसमें, डेल्टा एस आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि केमिकली बॉन्डेड हो गया। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, इधर बेटा आपका एक्वस है, इधर भी आपका रिएक्टेंट में एक्वस है, प्रोडक्ट साइड में एक सॉलिड है एक एक्वस है। तो हम ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट में अगर ज्यादा एक्वस होता है तो एंट्रोपी बढ़ता है। रिएक्टेंट में 2 फेज एक्वस दिया गया बच्चे, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में प्रोडक्ट में केवल एक जगह आपका एक्वस दिया गया है, तो इस वाले में एंट्रोपी क्या होगा बच्चे, निगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में एक ही एक्वस दिया गया है। अगर 2 होता तो आपका समझो पॉजिटिव हो जाता। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा बोला जाता है बच्चे। तो बी में बेकिंग में बी छिपा हुआ है, तो बी से क्या आएगा, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट है तो इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो जरा आप इसको चेक करो, तो ये सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, ये गैसियस है और ये बेटा गैसियस है। तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ गैसियस कितने हैं, 2 है, और रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है, तो इट मीन सॉलिड से गैसियस जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट साइड में बिखरावपन ज्यादा है। तो डेल्टा एस बेटा क्या आएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। डन हो गया। अब जरा चेक करते हैं अदर एग्जाम्पल को। ये सब के सब गैसियस फेज में है, ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, O2 है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। अब जरा चेक करो, रिएक्टेंट साइड में 3 मोल गैसियस है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 मोल गैसियस है। रिएक्टेंट साइड में 3 मोल है, 2 इधर से 1 ऑक्सीजन से, इधर कितना है, 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में कम हो गया ना, तो अगर प्रोडक्ट साइड में कम हो गया तो समझो उधर बिखरावपन कम होगा, तो इसका मतलब डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा ये 3 एग्जाम्पल बड़े कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो जैसे देखो बॉइलिंग ऑफ एग है समझो, तो बेटा इसमें आपको लगता है कि सपोज हम अंडे को बॉयल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो चीजें सॉलिडिफाई हो रहा है, हमें प्रैक्टिकली ऐसा फील होता है। लेकिन केमिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। तो बेटा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या है ना कि बॉयल करने से उसके अंदर का डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जिस बिहाव पे टेम्परेचर देने से या बॉयल करने से उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने का मतलब क्या है ना कि अट्रैक्शन खत्म हो गया, उसके अंदर का केमिकली बॉन्ड खत्म हो गया बेटा। तो इस वाले केस में डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक वैसे ही कर्डिंग ऑफ मिल्क भी होता है। ये दोनों कॉमन एग्जांपल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पर बेस्ड ऑन है। तो इनमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो केमिकली उसके स्ट्रक्चर होते हैं वो बॉयल करने से बच्चे टूट जाते हैं। अब वो टूट जाएगा तो बिखरावपन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें भी क्या आएगा बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। आई होप कि ये वाला एग्जांपल आप बता ले जाएंगे। लूजेज ऑफ रबर बैंड, केस करें क्या हो सकता है। अगर रबर बैंड लूज करेगा तो स्पेशली बेटा इसमें एंट्रोपी क्या आएगी, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रबर बैंड का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया ना। तो डेल्टा एस सिंपली क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। ओके, तो आई होप कि ये कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये स्पेशल प्रॉब्लम थे। तो थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना ही आता है, इट्स ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं आपको इसमें एक पार्ट और लेकर आऊँगा जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और कुछ मेरे तरफ से भी क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे पूरा आप प्लेलिस्ट को अगर देखेंगे और उसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन करा दूं तो इट्स ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से बच्चे कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके।